क्रिप्टो करेंसी की बात हो और ब्लॉकचेन का जिक्र ना आए तो कहानी कुछ अधूरी सी लगती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन के ऊपर यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो पहले से ही बनी हुई हैं, मगर इस वीडियो में हम आपको ब्लॉकचेन को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी हो और वो भी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बीच में जो तालमेल है, जो नाता है, जो रिश्ता है, उसको वो समझ सकें। तो ब्लॉकचेन क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड रखने की तकनीक है। ये तकनीक डिजिटल वर्ल्ड में काम आती है, मतलब ये कंप्यूटर्स में काम आती है। चलिए इसको हम थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने जो भी रिकॉर्ड रखने की तकनीक को देखा है वो हमारे फिजिकल या हमारे पास सामान उपलब्ध रहता था, जैसे एक नोटबुक हो गई या रजिस्टर हो गया या और बही खाता हो गया, लाल किताब जो होती थी हमारी पुरानी, उसमें हम जो भी लेन देन का रिकॉर्ड होता था वो उसके अंदर रखते थे। ब्लॉकचेन में या ब्लॉकचेन की तकनीक में इस रिकॉर्ड को रखने के भी कई सारे तरीके हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है। अब जो भी लेन देन होता है या हमारे सामने कोई भी लेन देन होता है, हम उसके अंदर हम उसकी एक एंट्री करते जाते हैं। अब उस पेज का एक साइज होता है जो कि 27 से 32 लाइनों का होता है। मतलब हम एक पेज के अंदर 27 से 32 लेन देन को लिख सकते हैं। ऐसे ही ब्लॉकचेन में ब्लॉक का जो होता है एक साइज होता है। मान लीजिए कि ये साइज 12 का है, कि एक ब्लॉक के अंदर हम 12 लेन देन के हिसाब किताब को हम रख सकते हैं। तो जैसे ही ये 12 ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में कंप्लीट होती हैं, माइनर की सहायता से क्रिप्टोग्राफिक कोड को यूज़ करके इस ब्लॉक का एक हैश निकाल दिया जाता है। ट्रांजैक्शन का अपना एक अलग हैश होता है जो कि ये माइनर निकालते हैं, और ब्लॉक का भी एक अलग हैश होता है। ब्लॉक का हैश जब ब्लॉक का साइज पूरा हो जाता है तो उसके बाद एक ब्लॉक का हैश निकल आता है। पहले ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, जैसे कि बिटकॉइन में हुआ था। पहले ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहा गया था। अब ये जेनेसिस ब्लॉक का जो ब्लॉक हैश आता है आखिरी में, जब 12 ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती हैं तो वो एक ब्लॉक हैश बनने के बाद वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। तो जैसे ही 13वीं ट्रांजैक्शन होती है वो दूसरे ब्लॉक के ऊपर आती है। ये ब्लॉक जो अपने पिछले ब्लॉक का हैश है वो भी साथ में लेके रखता है और ट्रांजैक्शन के हैश बीच में लिखे जाते हैं। जैसे ही इस ब्लॉक में भी 12 ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती हैं, 12 लेन देन का रिकॉर्ड पूरा हो जाता है और ये भर जाता है, तो इस पूरे ब्लॉक का भी एक ब्लॉक हैश बना दिया जाता है। उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती रहती हैं उसको भी उसके अंदर लिखा जाता है और यही सिलसिला आगे चलता रहता है। अगला ब्लॉक आता है तो उसमें भी उसको इसी प्रकार से लिखा जाता है। पिछले ब्लॉक का हैश उस ब्लॉक में लगा दिया जाता है ताकि निरंतरता बनी रहे, श्रृंखला बनी रहे कि ये ब्लॉक किस ब्लॉक के आगे लगा हुआ है। इसका मतलब अगर आप एक ब्लॉक को खोल के देखें तो उसमें आपको पिछले ब्लॉक का भी पता मिलेगा और इस ब्लॉक का भी हैश मिलेगा आपको। तो आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि पिछले ब्लॉक का हैश क्या था, मुझे पिछला ब्लॉक कौन सा जाके ढूंढना है। तो जब अगले ब्लॉक में भी 12 ट्रांजेक्शन पूरी जाती हैं और ये भर जाता है तो ये भी ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है माइनर की सहायता से, एक हैश जनरेट करवा के। ऐसे ही सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं और इनको ऐसे ही ब्लॉक हैश की मदद से इसको सुरक्षित किया जाता है। ब्लॉक हैश को अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपने एक पेज के ऊपर काफ़ी सारे लेन देन का हिसाब किताब रखा और इसको आपने लेमिनेशन करवा दिया। लैमिनेशन करवाने के बाद अब उसको छेड़छाड़ करना मुश्किल है। जो एक बार लिखा गया उसको लैमिनेट कर दिया जाता है। लैमिनेशन करने के बाद उस पर छेड़छाड़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब कोई चाहे तो उसके ऊपर छेड़छाड़ या उसमें बदलाव नहीं कर सकता। अगर उसको बदलाव करना है तो वो लैमिनेशन ऊपर से उसको हटाना पड़ेगा, जो कि साफ दिख जाता है कि इस पर छेड़छाड़ हुई है। अगर वो लैमिनेशन खोलेगा तो पेज फट जाता है। तो इस तरह से ब्लॉकचेन में भी होता है। ब्लॉक हैश जनरेट होने के बाद उसके अंदर कोई भी बदलाव करना मुश्किल होता है। मुश्किल ही क्या होता है, आप यूँ समझिए कि नामुमकिन ही होता है।
अगर आपने कोई भी हैश जनरेट होने के बाद अगर आप कोई भी बदलाव करते हैं तो वो पूरा का पूरा हैश ही बदल जाता है। आपने अगर छोटा सा भी बदलाव किया तो उसके हैश में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इससे जो ब्लॉकचेन की श्रृंखला है वो टूट जाती है, क्योंकि उस एक ब्लॉक का जो हैश है वो अगली ब्लॉक के साथ भी जुड़ा हुआ है और पिछली ब्लॉक का भी हैश उसके अंदर लगा हुआ है। तो वो पूरा का पूरा हैश ही बदल जाएगा उसमें, अगर आपने किसी भी ब्लॉक में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की। तो ब्लॉकचेन की ये तकनीक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके उसको सिक्योर बना देती है, काफ़ी सुरक्षित बना देती है, क्योंकि उसके अंदर छेड़छाड़ करना मुश्किल होता है। और ब्लॉकचेन का जो रूप है वो एक डिसेंट्रलाइज है, मतलब ये किसी एक कंप्यूटर पे नहीं रहती है, ताकि कोई एक कंप्यूटर को अगर हैक कर ले या कि एक कंप्यूटर का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए तो वो किसी वायरस के मदद से या किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से उसको बदल दे। ब्लॉकचेन जो है वो काफ़ी सारे कंप्यूटर पे विभाजित होती है, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स में फैली होती है। तो एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर नोड जुड़ी हुई हैं, जो भी माइनर जुड़े हुए हैं, उन सब के पास होता है। तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है किसी को भी उस रिकॉर्ड को बदलने के लिए, क्योंकि उसको कंप्यूटर जो भी उसके अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है, जो भी नोड लगी हुई है, उसको उस सब नोड पे जाके उस ट्रांजैक्शन को या उस ब्लॉक में जो भी छेड़छाड़ करनी है उस नंबर के ब्लॉक को हर कंप्यूटर के ऊपर से बदलना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव हो पाता है। अन्यथा ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी ब्लॉक को जाके किसी एक कंप्यूटर पे से आप छेड़छाड़ कर दें और वो सब पे बदल जाए। ब्लॉक में हैश जनरेट करने का काम या ट्रांजैक्शन का हैश कैलकुलेट करने का काम माइनर्स करते हैं। ये वाला माइनर नहीं, हम कंप्यूटर माइनर की बात कर रहे हैं, जो कि खास तरह का ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और हो रही ट्रांजैक्शन का हैश जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस हैश कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी सारी कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है, जिसको माइनिंग रिग की सहायता से अचीव किया जाता है। माइनिंग रिग ज़्यादातर आपकी देखने में आई हैं तो आपके ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, जो अच्छी खासी कंप्यूटेशनल पावर को प्रदान करते हैं। इन कंप्यूटर्स में एक क्रिप्टोग्राफिक कोड होता है। इन कंप्यूटर में एक क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर की मदद से क्रिप्टोग्राफिक कोड को वहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि हो रही ट्रांजैक्शन का हैश कैलकुलेट करने में काम करती हैं। जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन होती है वो ऐसा नहीं कि एक ही कंप्यूटर करता है, दुनिया भर में सारे कंप्यूटर्स जो हैं उसको माइन करने में, उसका हैश जनरेट करने में लगे रहते हैं। तो कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज़ में या आपने पढ़ा होगा किसी न्यूज़ पोस्ट में या सोशल मीडिया पे कि किसी दूसरी कंट्री में एक माइनिंग फार्म लगाया गया है या फिर वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। जैसा कि बिटकॉइन में SHA-256 का कोडिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है, तो बिटकॉइन SHA-256 का इस्तेमाल करके ब्लॉकचेन में हो रही ट्रांजैक्शन का हैश निकालती है। तो इस तरह ही आपको सुनने में आया होगा कि किसी भी दूसरे देश में या किसी अन्य देश में XYZ किसी भी देश में एक माइनिंग रिग लगाई गई है या फिर माइनिंग फार्म बड़ा सा लगाया गया है। तो ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन में जो कंप्यूटेशनल पावर को डिलीवर करने के लिए काम में ली जाती है, ताकि ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही ट्रांजैक्शन का जल्दी जल्दी हैश निकाला जा सके और जल्दी जल्दी उस ब्लॉक को माइन करके उसमें ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जा सके। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का हैश मान लीजिए ब्लॉकचेन पे नहीं निकलता है या किसी भी ट्रांजैक्शन का हैश कोई कंप्यूटर अलग निकालता है, कोई कंप्यूटर अलग निकालता है, तो वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक में ऐड नहीं की जाती है। वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग ही पड़ी रहती है जब तक उसके ऊपर 51% मतदान उसके पक्ष में ना हो। मतलब 51% जो मतदान होता है ब्लॉकचेन में, जो माइनर होते हैं वो 51% एक हैश के ऊपर राजी ना हो। जिसके ऊपर मतदान सबसे ज़्यादा होता है या जो हैश सबसे ज़्यादा बार निकाला जाता है उसी को ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है। ये 51% वाला मतदान काफ़ी सारी जो नई तकनीकें आई हैं ब्लॉकचेन में, इसमें अलग अलग हो सकता है, मगर जो कैलकुलेट करने का तरीका है हैश को वो
क्रिप्टोग्राफी कोड की मदद से ही किया जाता है। तो इस प्रकार ब्लॉकचेन में ब्लॉक को ऐड किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉकचेन में हो रही ट्रांजैक्शन का अगर आप हैश जनरेट करते हैं, हैश कैलकुलेट करते हैं और उसमें अपने कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप माइनिंग रिग लगाते हैं, अपना ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, तो आपको फ़ायदा क्या हो? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको अपनी जो कंप्यूटेशनल पावर है, जो आप कंप्यूटेशनल पावर ब्लॉकचेन को प्रोवाइड करवाते हैं, इसके बदले में, इसके एवज में आपको रिवॉर्ड मिलता है। जिस भी ब्लॉकचेन के ऊपर आप माइनिंग कर रहे हैं या अपनी कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं, ब्लॉक का हैश कैलकुलेट कर रहे हैं, जब भी एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है तो उस ब्लॉक को कंप्लीट करने के बाद एक रिवार्ड के तौर पे एक नया कॉइन जनरेट किया जाता है। नया कॉइन जनरेट होता है जो कि उस रिवार्ड को या जो कि उस ब्लॉक को, जो भी वो ब्लॉक है उसका हैश कैलकुलेट करने वाले को दिया जाता है। तो जैसे कि बिटकॉइन में पहले रिवॉर्ड मिलता है कि मिलता रहा है, जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं वो जानते हैं कि उसमें रिवॉर्ड कब कब कितना कितना मिलता रहा है। अभी भी एक बिटकॉइन का ब्लॉक को माइन करने में, ब्लॉक का हैश कैलकुलेट करने वाले को अभी भी 4 बिटकॉइन उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। मतलब अगर आपने अपने कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर को इस्तेमाल करके बिटकॉइन का एक ब्लॉक खुद माइन किया तो आपको 4 बिटकॉइन मिल जाएंगे। तो इस करके काफ़ी लोग एक पैसिव इनकम के तौर पे इसको देखते हैं और इसमें अपने माइनिंग करते हैं और अपनी कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो यही कारण है कि काफ़ी सारी कंट्री जो है अपने माइनिंग फार्म्स लगाती हैं। कंट्री तो नहीं कहेंगे हम, कंट्री में काफ़ी लोग हैं जो वो माइनिंग फार्म्स लगाते हैं ताकि उनको ये सब रिवॉर्ड मिल सके। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड रखने की तकनीक है जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। माइनर क्रिप्टोग्राफी कोड की सहायता से अपने कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए इसका ब्लॉक का हैश जनरेट करते हैं। हैश जनरेट होने के बाद उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है और अगला ब्लॉक जनरेट होता है। अगले ब्लॉक में ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं। यही प्रोसेस आगे से आगे चलता रहता है और ऐसे करके एक ब्लॉक की एक चेन बन जाती है। इसी को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।